हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ नीट बायोलॉजी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। साथ ही में मैं एनालाइज करके बताऊँगा कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस के कौन से चैप्टर से आने की ज़्यादा चांसेस है अगले एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 190 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जो लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हैं बायोलॉजी पार्ट के, यानी क्वेश्चन नंबर 191 से 200 तक के क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करके अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। तो हमें एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से दिया गया है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्कैपुला। तो स्कैपुला आपको पता है एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन को कहा जाता है, यानी ए के आगे 4 होगा। देन है स्टर्नम। तो स्टर्नम आपको पता है एग्जाम्पल है फ्लैट बोन का। फिर आपको पूछा गया है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें अंदर प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है फाइब्रस जॉइंट जो कि सूचर्स कहे जाते हैं, जो कि इमूवेबल होते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट थोड़े से मूवेबल होते हैं और जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, जिनका एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया है। फ्लैट बोन्स में आपको पता होगा स्टर्नम एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, और इसमें अलग अलग प्रोसेस पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जाइफॉइड प्रोसेस। और स्टर्नम कौन कौन से रिब केज के बोन से जुड़ा हुआ होता है वो भी आप याद रखिए। तो इनमें से कौन से फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, कौन से ट्रू रिब्स, कौन से फॉल्स रिब्स, ये सब आपको याद रखना चाहिए क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस हैं। स्कैपुला आपको पता है शोल्डर ब्लेड को कहा जाता है। तो इसलिए अगर हम ऑप्शंस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो कि एम्स में आया करता था। यहाँ पे हमें पूछा गया है असर्शन में अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस एंड सिम्टम्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशंस। ये असर्शन का पार्ट हो गया। रीजन में दिया गया ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे असर्शन, तो पर्सन जब हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, यानी माउंटेन्स वगैरह पे हाई एल्टीट्यूड पे जब कोई जाता है, जैसे अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहा है आप एग्जाम्पल की तरह इसे समझे, तो वहाँ पे अल्टीट्यूड सिकनेस ये सही टर्म भी यूज़ किया गया और ये फिनोमिनन भी ऑब्जर्व होता है। यानी जब आप कोई हाई माउंटेन पे जाएंगे, जैसे आप महाबलेश्वर एटसेट्रा हिल स्टेशन पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको चक्कर आ सकते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आपको एक सिकनेस की तरह फीलिंग आएगी, नौशिया की तरह फीलिंग आएगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं क्योंकि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी और हार्ट का पल्पिटेशन यानी हार्ट का पंपिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। ये बात सही है, तो इसलिए असर्शन इज़ ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है असर्शन इज़ फॉल्स। देन आगे जो रीज़न दिया गया है ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। ये बात भी सही है क्योंकि जैसे ही हम ऊपर की ओर मूव करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे जो एयर का कॉलम है आपके सर के ऊपर वो डिक्रीज़ होता जाएगा एज़ कम्पेयर टू एट अ लोअर डेप्थ। तो अगर एक ग्राउंड लेवल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना एयर कॉलम है, लेकिन अगर आप थोड़ा हाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ इतना एक एयर कॉलम का प्रेशर आपके सर के ऊपर होगा, यानी वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल या सी लेवल। तो ये बात भी सही है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पर। इसकी वजह से ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है ऐसे कंडीशन में वो कम हो जाता है और बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों भी सही है, और रीज़न जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का क्योंकि करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी होती है तो आप असर्शन और रीज़न को साथ में पढ़ें, सिर्फ बीच में एक बिकॉज जोड़ के। जैसे अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस ऑल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशन बिकॉज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, मतलब बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसका दोनों भी करेक्ट ऑप्शन है और असर्शन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीज़न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू। तो आपको पता है लिम्फोसाइट्स के अंदर ये एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम पाई जाती है, और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है पर्सन। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।
यहाँ पे एक बहुत ही रिमार्केबल एग्जांपल आपको पता होगा डेविड वेटर का। तो इसकी अगर आपको कहानी पता होगी तो ये बबल बॉय भी कहा जाता था। यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच कर देता हूँ, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोएट से रिलेटेड, यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे पूछा गया विच इज़ नॉट अ स्टेप इन मोएट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर टू सरोगेट मदर एट 8 to 32 सेल स्टेज। तो ये बात सही है, एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन है कि 8 to 32 सेल स्टेज में जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगला स्टेटमेंट है काउ इज़ एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओव्यूलेशन। ये बात गलत है। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से रीड की होगी तो आपको पता होगा LH नहीं FSH के जैसे हार्मोन्स एडमिनिस्टर किए जाते। तो यहीं पे आपको पता चल गया कि नॉट करेक्ट, यानी नॉट अ स्टेप, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। देन थर्ड और फोर्थ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप एक बार रीड भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, यानी काउ यील्ड्स 6 to 8 eggs एट अ टाइम एंड काउ इज़ फर्टिलाइज्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये दोनों भी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डिसीज से। तो यहाँ पे हमें अगेन एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट्स हमें बताने हैं डिफरेंट डिसीज़ के। तो फाइलेरियासिस, आपको पता होगा फाइलेरियासिस का कॉज जो है वो है वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी। यहाँ पे ब्रुगिया मलई या फिर ब्रुगिया तिमोरी भी हो सकता था, लेकिन एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है और मेजर जो कॉज है वो है वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी। अमीबियासिस वन ऑफ द मोस्ट सिंपल, आपको याद ही होगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अगर याद नहीं भी हो तो आप यहाँ पे नाम में भी देख सकते हैं कि अमीबा इसके नाम में है और अमीबियासिस में भी अमीबिया यानी अमीबा का नाम है। देन न्यूमोनिया आपको पता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कराता है। रिंगवर्म का जो कॉज है वो है ट्राइकोफाइटॉन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए के आगे 3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमॉलिक्यूल से। पूछा गया है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू लिपिड्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये बात गलत है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मिनिमम 1 C डबल बॉन्ड C यानी डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड्स कहा गया, ये तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड नहीं। तो ए एलिमिनेट हो गया, यानी इससे ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें करेक्ट पहचानना है। नेक्स्ट ऑप्शन है लेसिथिन इज़ अ फॉस्फोलिपिड। ये बात सही है। अगर आपको पता होगा लिपिड्स का स्ट्रक्चर, तो उसमें अगर हम एक सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का मोइटी ऐड कर देते हैं तो उसमें जो होता है कंपाउंड जो जनरेट होता है उसे हम लेसिथिन कहते हैं, जो कि एक सर्फेक्टेंट की तरह भी काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी ऑप्शन बी वाले 2 स्टेटमेंट्स बचे हैं, यानी 1 और 4 में भी ऑप्शन बी दिया गया है। थर्ड ऑप्शन में दिया है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। तो ये बात भी सही है क्योंकि अगर आपको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पता होगा तो यहाँ पे 3 OH होते हैं और इसका अगर आप IUPAC नेम देखेंगे तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ऐसा कहा जाएगा। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर करेक्टली यहाँ पे नेमिंग दिया गया और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ है पाल्मिटिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी B एंड C ओनली। मैं यहाँ पे आपके लिए एसेंशियल फैटी एसिड्स का भी इमेज अटैच कर देता हूँ ताकि आपको वो काम आए आगे अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन है अर्थवर्म से रिलेटेड। पूछा गया फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म। अगेन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो आपको कॉकरोच अर्थवर्म ऑफ फ्रॉग के बारे में डिटेल में दिया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो स्टेटमेंट वो है इट सर्व्स एज अ कवरिंग टू माउथ। तो ये बात सही है, एनसीईआरटी में ये लाइन दी गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इनटू द सॉइल इन विच इट कैन क्रॉल। ये बात भी सही है क्योंकि ये माउथ की कवरिंग की तरह एक्ट करता है, तो जब भी इसे सॉइल को ओपन करना रहता है तो इसमें भी ये मदद करता है। इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर। ये बात भी सही है। इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। ये बात गलत है। सो जो प्रोस्टोमियम होता है वो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप अर्थवर्म का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और फर्स्ट बॉडी सेगमेंट में आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि प्रोस्टोमियम नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो A, B और C स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको पता है जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम है
वो पहले तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है प्रेगनेंसी के दौरान, और इन द लेटर फेज वो रिलैक्सिन सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल तो बर्स्ट हो जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता। फीटस भी नहीं सिक्रीट करता और यूट्रस भी नहीं। यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज करने वाली जो मेन बॉडी है वो है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि रिलैक्सिन को सिक्रीट करेगी ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 है द कोडॉन AUG कोड्स फॉर मीथ्योनिन एंड फिनाइल एलिनिन। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि AUG जो है वो एक तो स्टार्टर कोडॉन है और वो केवल मीथ्योनिन के लिए कोड करता है, फिनाइल एलिनिन के लिए नहीं। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। देन AAA एंड AAG बोथ कोडॉन्स कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन। तो ये बात सही है। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको ये याद होगा कि AAA जो है वो लाइसिन के लिए है, तो यहाँ पे वॉवल पेयरिंग से आपको पता होगा कि थर्ड बेस में अगर चेंज आया तो भी वो सेम अमीनो एसिड ही कोड करेगा। तो ये जो वॉवल हाइपोथेसिस है उसके अनुसार भी आप यहाँ पे नहीं भी पता तो गैस कर सकते थे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमें पूछा गया है इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको पता था जो फर्स्ट वाला तो वो इनकरेक्ट था, क्योंकि AUG तो सिर्फ मीथ्योनिन के लिए कोड करता है, लेकिन सेकंड वाला जो था वो ट्रू था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये आप जेनेटिक कोड से रिलेटेड क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा फैक्चुअल, आपको याद रखने लायक था, तो ये पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंस across a tissue and facilitation of communication with neighboring cells by rapid transfer of ions and molecules। ये एग्जैक्ट लाइन अगर आप देखेंगे NCERT में दी गई है कि लीकेज ऑफ सब्सटेंस के लिए जो होते हैं जंक्शन उन्हें टाइट जंक्शन कहा जाता है, और जो कि फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन वाया रैपिड आयन एंड मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र उन्हें कहा जाता है गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन इन दोनों का डेफिनेशन एज इट इज़ आपको एक स्टेटमेंट में मिक्स करके पूछ लिया गया है। और एडहेरिंग जंक्शन भी होता है लेकिन उसका डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन तीनों का भी आपको डेफिनेशन मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और इसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन था जिसमें से ये दोनों पूछ लिए गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं आगे भी और ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज़ बनाते रहूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके आप बताइए कि आपको और ऐसी कौन सी सीरीज़ चाहिए ताकि मैं आपको स्टडी में हेल्प कर सकूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।